प्यारे विद्यार्थियों, जय श्री राम। आज मैं आपको रस सिद्धांत के भीतर भट्टनायक के भोगवाद के विषय में संकेत दूंगी कि भट्टनायक का भोगवाद क्या है। बात तो यही हो रही है ना कि रस का वास्तविक भोक्ता कौन है। मतलब यह सूत्र आपको विस्मृत नहीं करना है कि प्रश्न है कि रस का वास्तविक भोक्ता कौन है। तो आपने दो सिद्धांत तो पिछले व्याख्यानों में समझ लिए। तीसरा सिद्धांत है भट्टनायक का भोगवाद। भट्टनायक का भोगवाद सांख्य दर्शन पर आधारित है और सांख्य दर्शन में जो है, यह जो पूरी प्रकृति है, ये जो सृष्टि है, ये त्रिगुणात्मिका है, सत, रज और तम। और इसी सांख्य दर्शन के आधार पर भट्टनायक ने ये कहा कि संयोग का अर्थ तो होता है भोज्य भोजक वृत्ति और निष्पत्ति का अर्थ होता है मुक्ति। तो देखिए, भट्टनायक ये मानकर चलते हैं कि न तो अनुकार्य रस का वास्तविक भोक्ता है, अनुकार्य यानी मूल पात्र, और ना ही अभिनेता रस के वास्तविक भोक्ता है। थोड़ा सा उन्होंने उनका संकेत इस ओर है कि हाँ, जो दर्शक है, जो प्रेक्षक है, हाँ, उसको जो है इसका अनुभव होता है, ये जो रसानुभूति है उसका वास्तविक स्वाद वह ले लेता है। लेकिन उसके संबंध में भी उनका थोड़ा ये कहना है कि देखिए, कविता में, काव्य में स्वयं अपने आप में ही दो प्रकार की शक्तियां विद्यमान हैं। एक है भोजक वृत्ति और दूसरा है भोज्य वृत्ति। देखिए, तो भोजक वृत्ति क्या है कि जिसके कारण काव्य जो है दूसरे के ग्रहण करने के योग्य बन जाता है। और भोज्य वृत्ति क्या है कि काव्य के भीतर ही वह शक्ति है कि वह काव्यार्थ को ग्रहण कर लेती है, काव्यार्थ को ग्रहण करने के योग्य बना देती है। एक के द्वारा क्या होता है, भोजक वृत्ति के द्वारा काव्य दूसरे के ग्रहण करने के योग्य, भोगने के योग्य बन जाता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि काव्य ही वह है, काव्य में ही वह शक्ति है। शक्ति किस अर्थ में है कि भाई कविता में हम जो है शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कोई भी कवि जो है इस प्रकार के शब्द रखता है, तो वो शब्द यानी अभिधा को न लेकर के आप लक्ष्यार्थ को ले सकते हैं, ध्वन्यार्थ को ले सकते हैं। तो वह जाकर के क्या करता है, कविता को इतना सुंदर हो जाती, कविता इतना सुंदर बना देता है कि कविता में ही ये दो शक्तियाँ आपस में ये दो शक्तियाँ विद्यमान रहती हैं। और इसी के कारण क्या होता है कि जो आपने देखा होगा, जैसे कि कोई कविता है वो बहुत सुंदर होती है, तो हम जो हैं ये देखते हैं कि भाई हाँ, अगर हम नाटक देख रहे हैं तो हमने कहा चलो जी ये तो अभिनय है। लेकिन अगर हम कविता पढ़ रहे हैं तो कोई कविता हमें कितनी मनोहारी लगती है, वो कविता का गुण है, वो कविता के अंदर है वह भाव, कविता के अंदर भोज्य भोजक वृत्ति विद्यमान है, जिसके कारण कविता दूसरे के भोगने के योग्य बन जाती है और कविता में काव्यार्थ को ग्रहण करने की क्षमता विद्यमान है। ये भट्टनायक ने कहा। तो उन्होंने कहा कि इसके कारण क्या होता है कि जब भी कोई नाटक आदि दिखाई दे रहा है, दिखाया जाता है, या कविता में भी इस प्रकार के चरित्र अगर आते हैं, जैसे कि मूल पात्र जो हैं यानी राम सीता आदि, या नाटक के माध्यम से उनका चरित्र दिखाया जा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में ये जो दर्शक है वह इस शंका में नहीं पड़ता कि ये जो विभाव आदि हैं, ये आलम्बन विभाव, उद्दीपन विभाव, यह किसके हैं, यानी
दुष्यंत शकुंतला आदि के हैं या मूल पात्रों के हैं, नहीं, वह समझता है ये विभावादि मेरे ही हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि इसमें जो एक भावकत्व व्यापार होता है, वह भावकत्व व्यापार काव्य में वह स्थिति होती है जो कि यानी कि जो मूल पात्र यानी अनुकार्य हैं, उन अनुकार्यों के विभावादि को सर्वसाधारण के योग्य बना देती है। और उसमें यह होता है कि जो मूल पात्रों का विशेषत्व है कि अरे ये तो विशेष व्यक्ति हैं, उनके विशेषत्व का आवरण हट जाता है। हमको वे कैसे लगने लगते हैं, सामान्य पात्र ही लगने लगते हैं। और ऐसी स्थिति में दर्शक इस शंका में नहीं पड़ता कि ये तो राम सीता हैं, तो राम सीता के विभाव हैं, और वो ये सोचते हैं कि यहाँ पर मैं ही राम हूँ और मैं ही सीता बन गया हूँ। कहने का अभिप्राय ये है कि ऐसी स्थिति इसके कारण है क्योंकि कविता में ही भोज्य और भोजक वृत्ति विद्यमान है। तो इस तरह से ये जो भट्टनायक का भोगवाद है, इसकी महत्ता यह है कि इसने परवर्ती यानी अभिव्यक्तिवाद के लिए, जो अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद है, उस अभिव्यक्तिवाद के लिए उसने भूमिका तैयार की है। और यहीं से फिर साधारणीकरण की स्थिति बनी है कि यानी कविता में क्या हो जाता है, भावों का साधारणीकरण हो जाता है। नहीं तो हम क्यों देखते हैं नाटक, क्यों पढ़ते हैं हम काव्य को? इसलिए पढ़ते हैं कि हमें जो है वे काव्य में वर्णित राम सीता के विभावादि नहीं लगते, बल्कि हमें वे क्या लगते हैं, अपने ही विभावादि लगते हैं। हाँ, और हम आनंद का अनुभव करते हैं। तो इस तरह से भट्टनायक ने न तो अभिनेता में न मूल पात्रों में को भोक्ता माना रस का। उन्होंने दर्शक की अवधारणा को अवश्य ही स्वीकारा और कहा कि दर्शक जो है उसका क्या करता है, आस्वादन लेता है, और वह इस पशोपेश में नहीं पड़ता कि राम सीता के विभावादि उन्हीं के हैं। उसको ये लगता है कि ये मेरे ही हैं। तो इस तरह तभी तो ना रो पड़ते हैं ना, प्रेक्षागृह में जा कर के हम किसी बहुत अच्छी फिल्म को देखते हैं तो हम क्या करते हैं, हम रो जाते हैं। क्यों रो जाते हैं? वहाँ पर तो अभिनय दिखाया जा रहा है ना। हाँ, जैसे आप मदर इंडिया को देखते हैं, एक फिल्म को देख करके आ रहे हैं, तो हर दर्शक जो है बाहर निकल करके यानी उसकी आंखें गीली रहती हैं। क्यों? वो ये नहीं समझता वहाँ पर कि वहाँ पर यानी सुनील दत्त और नरगिस और इनका ये जो कलाकार हैं, इनका अभिनय, वह सोचता है ये हमारे साथ ही घटित हो गया है। तो इस तरह से किसमें होती है यह वृत्ति, भोज्य भोजक वृत्ति? यह कविता में ही विद्यमान रहती है। तो इसलिए यहाँ पर आचार्य भट्टनायक ने एक भावकत्व शब्द लिया, एक भोज्य भोजक वृत्ति शब्द लिया, और इस तरह से उन्होंने भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या इस अर्थ में की कि संयोग का अर्थ होता है यानी भोज्य भोजक वृत्ति, और निष्पत्ति का अर्थ होता है मुक्ति। मुक्ति का मतलब क्या है? यानी भावों की मुक्ति। हम भी ऐसा नहीं सोचते उस समय कि हम हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी उस अमुक नाम का व्यक्ति जो प्रेक्षागृह में कोई भी नाटक देख रहा है, वह यह नहीं सोचता कि मैं अमुक नाम का व्यक्ति हूँ। वह सोचता है कि मैं भी वह बन गया हूँ, वह यानी कि जो वहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो और आनंद प्राप्त होता है, क्योंकि रस सिद्धांत में की मैं बात कर रही हूँ, तो बात तो आनंद की है। तो इस तरह से ये तीसरा सिद्धांत, रस सिद्धांत भट्टनायक का, तो मैंने थोड़ा इस रूप में समझाने की कोशिश की है कि आप लोग इसे समझ पाएँ, जो भी है, जितना भी है। और अगर अच्छा लगे तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। प्रिय बच्चों, प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आप तक आज तक कभी ऐसा नहीं कहा आप लोगों से,
लेकिन चूँकि यहाँ पर मैं थोड़ा ऐसे व्याख्यान बनाती हूँ, ऐसे वीडियो बनाती हूँ, तो आप उसे सब्सक्राइब भी कर दें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। जय श्री राम बच्चों।